नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 6 की हिंदी। क्लास 6 की हिंदी में हम यहाँ पर हमने नया शुरू किया है अपना सेशन, और नए सेशन में हम यहाँ पर भाषा के विषय में जान रहे हैं, क्योंकि ये हमारा हिंदी जो है सब्जेक्ट है, ये एक भाषा है, एक लैंग्वेज हमारा सब्जेक्ट है। तो इसको हमने पहले जानना है इसके बारे में कि कैसे हमारी जो भाषा है उसको हम बोलते हैं, लिखते हैं और समझते हैं। तो देखिए, हमने यहाँ पर भाषा क्या है वो सबसे पहले हमने जाना था। भाषा के विभिन्न रूपों के बारे में हमने लास्ट सेशन में यहाँ पर जाना था, और उसके बाद हमने शुरू किया था यहाँ पर भाषा में एक तरह से जो बोलियां होती है या फिर जो भाषा की लिपि होती है उसके बारे में हमने यहाँ पर जाना था। और लास्ट में हम पहुंचे थे भाषा के व्याकरण में, क्योंकि देखिए सबसे मेन चीज, जैसे मैंने आपको बताया कि हम क्या करते हैं, बहुत सारे वर्णों से जो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण, फिर वर्णों का जो सार्थक मेल कहलाता है शब्द, शब्दों का सार्थक और व्यवस्थित क्रम कहलाता है वाक्य, और वाक्यों को ही जब हम बोलते हैं या लिखते हैं, वही हमारी एक भाषा है। ठीक है, तो अगर आप उनको एक व्यवस्थित क्रम में नहीं रखेंगे, उनका एक व्याकरण नहीं बनाएंगे, उनको एक क्रम नहीं देंगे, तो क्या वो सार्थक हो पाएंगी? क्या आप उन्हें समझ पाएंगे? क्या आप उन्हें प्रॉपर तरीके से लिख पाएंगे? तो वही सब जानने के लिए हमने अपने लास्ट सेशन में यहाँ पर स्टार्ट किया था। देखिए, सबसे पहले हमने यहाँ पर परिभाषा आपको बताई थी कि भाषा क्या होती है। तो यहाँ पर मैंने बताया, भाषा हमारे भावों और विचारों के आदान प्रदान का साधन है, जिससे हम एक दूसरे के विचारों को जानते हैं, एक दूसरे के विचारों को समझते हैं और एक दूसरे के मन के भावों को जान पाते हैं। दूसरा, यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जिस तरह से हमारा जो भारत है ये विभिन्नताओं वाला देश है, तो यहाँ पर भाषाओं में भी बहुत सारी भिन्नताएं हैं। और मैंने आपको बताया था कि भारत में टोटल 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। तो सोचिए, हमारे देश में कितनी सारी भाषाएं जो है बोली जाती हैं, और कुछ ऐसी भाषाएं भी हैं जिन्हें अभी तक मान्यता नहीं मिली है, लेकिन वो प्रॉपर तरीके से बोली जाती है और प्रॉपर तरीके से लिखी जाती है। तो देखिए, मान्यता प्राप्त उन्हीं भाषाओं को होती है जिनकी लिपि होती है, यानी कि जिनके ध्वनि चिन्ह होते हैं, जिनको हम प्रॉपर तरीके से लिख पाते हैं, उसी भाषा को मान्यता दी जाती है। तो भारत में बहुत सारी भाषाएं हैं, जैसे आप देख सकते हैं, हिंदी है, पंजाबी है, कश्मीरी है, राजस्थानी है, तमिल है, मलयालम है, पंजाबी है, उर्दू है। तो बहुत सारी भाषाएं हैं जिनको भारत में मान्यता प्राप्त है। और देखिए, विश्व में दूसरे भाषा भी बोली जाती है, जैसे अंग्रेजी पूरे विश्व में एक दूसरी भाषा भी है जो बोली जाती है कॉमन तरीके से। आपने देखा होगा कि अब हमारे सब्जेक्ट में जो हमारा सिलेबस है उसमें इंग्लिश जो है एक कॉमन सब्जेक्ट है, और इसको भी एक प्रॉपर, जिस तरह से हम हिंदी लैंग्वेज को बोलते हैं, बिल्कुल उसी तरह से अब इंग्लिश लैंग्वेज भी बोली जाती है। तो विश्व में दूसरी भाषा इसको कह सकते हैं जिसको बहुत अधिक बड़े लेवल पर बोला जाता है, लिखा जाता है, वो है अंग्रेजी। लेकिन हम यहाँ पर बात कर रहे हैं भाषा यानी कि हिंदी भाषा की। तो भाषा में सबसे पहले हम यहाँ पर हिंदी सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं, तो अभी हम यहाँ पर वही लेकर चलेंगे। तो हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, भाषा के रूपों में दो मुख्य रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। तो इसमें मैंने आपको बताया था जिसको हम और ये मौखिक भाषा और लिखित भाषा में जो पहला हमारा रूप है मौखिक भाषा, ये भाषा का सबसे प्राचीनतम रूप है। ये क्या है? भाषा का सबसे प्राचीनतम रूप है, सबसे पुराना रूप है। मैंने बताया था कि जब मनुष्य लिखना पढ़ना नहीं जानता था, जब मनुष्य को अक्षरों का ज्ञान नहीं था, तब से मनुष्य अपने मौखिक भाषा का प्रयोग करता है। जैसे मैंने आपको बताया कि जो जीव जंतु होते हैं, पशु पक्षी होते हैं, जो प्राणी होते हैं, उनकी भी अपनी एक अलग भाषा होती है, या कह सकते हैं वो भी अपने एक अलग तरह के स्वर जो है निकालते हैं, और उसी से वो एक दूसरे के भावों को समझते हैं, एक दूसरे की
विचारों को समझ पाते हैं, एक दूसरे की बात को समझ पाते हैं। अब देखिए उनकी लैंग्वेज को हम भाषा नहीं कह सकते, उनके उन स्वरों को हम भाषा नहीं कह सकते, क्योंकि भाषा किससे बनती है? भाषा बनती है व्याकरण से। भाषा किससे बनती है? भाषा बनती है व्याकरण से। तो देखिए यहाँ पर मैंने बताया था कि मौखिक भाषा यानी कि जो ये सबसे प्राचीनतम भाषा है, जब मनुष्य लिखना नहीं जानता था तब से वो बोलकर अपने भावों को व्यक्त करता है, अपने मन के विचारों को व्यक्त करता है। उसके बाद मैंने यहाँ पर आपको बताया था लिखित भाषा, और इसके एग्जाम्पल भी काफी सारे दिए थे मैंने जो आज के टाइम में भी चलते हैं। और उसके बाद लिखित भाषा, लिखित भाषा में मैंने बताया था कि जब लिखकर या पढ़कर अपने भावों का आदान प्रदान करते हैं, विचारों का आदान प्रदान करते हैं, तो इसे भाषा का एक लिखित रूप कहते हैं या इसे लिखित भाषा कह सकते हैं। ठीक है, तो इसके भी मैंने आपको एग्जाम्पल बताए थे लिखित भाषा के, ये आपने नोट डाउन किया होगा लास्ट सेशन में। उसके बाद मैंने आपको बताया था बोलियां, उसकी एग्जाम्पल भी मैंने आपको दिए थे। उसके बाद मैंने आपको बताई थी लिपि। लिपि के बारे में भी मैंने आपको बताया था कि जो ध्वनियां होती हैं, ध्वनियां मौखिक रूप से प्रकट करने के लिए, यानी कि ध्वनियों को जब हम मौखिक रूप से प्रकट करेंगे तो उसके लिए कुछ ध्वनि चिन्ह भी होंगे। अगर आपको पढ़ना है, ठीक है, अगर आप निकालते हैं ला की ध्वनि तो उसके लिए आपको कुछ ध्वनि चिन्ह चाहिए होगा। अगर आपको अ की ध्वनि निकालनी है तो आपको कुछ ध्वनि चिन्ह चाहिए होगा। अगर आपको म की ध्वनि निकालनी है तो उसके लिए भी आपको कुछ ध्वनि चिन्ह चाहिए होगा। तो इस तरह से भाषा को प्रकट करने के लिए कुछ निश्चित चिन्ह जो है बनाए गए हैं, कुछ निश्चित चिन्ह जो है स्थापित किए गए हैं, उन्हीं चिन्हों को लिपि कहा जाता है। ठीक है, उन्हीं चिन्हों को लिपि कहा जाता है। तो उसके बाद हमारा ये टॉपिक आता है वर्ण विचार। उसको जानने से पहले मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि उसके लिए हमें, तो देखिए व्याकरण क्या है, मैंने लास्ट सेशन पे आपको बताया था कि व्याकरण क्या है। व्याकरण भाषा का एक ऐसा शास्त्र है जो भाषा के नियम निर्धारित करता है और उसके शुद्ध रूप के प्रयोग का ज्ञान कराता है। अब देखिए वर्णों तक पहुंचने की बात तो तब आती है जब हम बताएंगे कि व्याकरण क्या है। ठीक है, तो व्याकरण में मैंने आपको ऐसा ये बताया कि व्याकरण एक ऐसा शास्त्र है। क्या है व्याकरण? व्याकरण एक ऐसा शास्त्र है जो भाषा के नियमों को निर्धारित करता है। अभी जैसे मैंने बताया ना कि जैसे मैंने कहा वर्ण, मैंने कह दिया कि भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण। जैसे मैंने अभी कहा कि कुछ ध्वनि चिन्ह है और कुछ ध्वनि चिन्ह लिपियां जिनको मैंने कहा, अब उनके लिए उनको फिक्स अगर हम कर दे, आपस में अगर हम जोड़ दे, तो कुछ ऐसे नियम भी तो होने चाहिए कि हम किसी को भी कहीं पर, अब देखिए आपने देखा होगा किसी भी काम को करने का अपना एक तरीका होता है। अगर आप खाना बनाते हैं तो उसमें भी अपनी विधि होती है कि कैसे आपको खाना बनाना है, कितनी मात्रा में आपने नमक डालना है, कितनी मात्रा में आपने ऑयल डालना है, कितनी मात्रा में आपने पानी डालना है, तो तब जाके एक प्रॉपर अच्छे तरीके से कितनी देर आपने पकाना है। ठीक है, तो उसका भी अपना नियम है। जब आप प्रॉपर नियम से उस रूटीन को फॉलो करेंगे तब आपका एक तरह से प्रॉपर अच्छे से पका हुआ स्वादिष्ट भोजन तैयार होगा। ठीक है, उसी तरह से कपड़े सिलने के भी अपने नियम है, कैसे आपने काटना है, कहाँ से कितना आपने सिलना है, कैसे चीजें आपने करनी है। कोई भी चीज हो, हर एक काम के, हर एक चीज के अपने एक नियम होते हैं। यानी कि अगर हम चीजों को नियमबद्ध तरीके से करेंगे, अगर हम चीजों को क्रमबद्ध तरीके से करेंगे तो क्या होंगी, वो प्रॉपर व्यवस्थित होंगी और जैसा हम चाहते हैं वैसी वो बनेगी। अब देखिए भाषा की अगर हम बात करें, भाषा में अगर हम नियम निर्धारित नहीं करेंगे कि कौन सा शब्द कहाँ आएगा, कौन सा शब्द कैसे लिखा जाएगा, किस शब्द का क्या मीनिंग होता है, किस शब्द को कैसे एक तरह से हम पढ़ते हैं, कैसे उच्चारण करते हैं, कैसे लिखते हैं, कैसे उसको समझते हैं, तो क्या ये भाषा प्रॉपर तरीके से बोली और लिखी जा सकती है? नहीं लिखी जा सकती है। तो देखिए भाषा के लिए सबसे मेन होता है व्याकरण। तो व्याकरण एक ऐसा शास्त्र है जो भाषा के नियम निर्धारित करके उसके शुद्ध रूप का के प्रयोग का ज्ञान कराता है कि हाँ
इसको अगर आप ऐसे सेट करेंगे तो ये अब शुद्ध रूप है। अब इसका आप प्रयोग कर सकते हैं बोलने में चाहे लिखने में। ठीक है, तो ये है हमारे व्याकरण की परिभाषा कि व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा के नियम निर्धारित करके उसके शुद्ध रूप के प्रयोग का ज्ञान कराता है। इसको प्रॉपर तरीके से नोट डाउन कर ले और साथ में आप याद भी कर ले। अब देखिए व्याकरण के अंग, व्याकरण के कितने अंग होते हैं? व्याकरण के व्याकरण के अंग हमने यहाँ पर बताए, व्याकरण के कितने अंग होते हैं। तो देखिए अब किसी भी चीज के नियम अगर बनेंगे तो नियम प्रॉपर तरीके से बनेंगे, उसके लिए कुछ एक तरह से चीजें होंगी। तो सबसे पहले देखिए व्याकरण के अंगों में सबसे पहले आता है आपका वर्ण विचार। क्या आता है? वर्ण विचार। दूसरा आपका आता है शब्द विचार। दूसरा आपका आता है शब्द विचार। तीसरा आपका आता है वाक्य विचार। देखिए हम अपनी पुस्तकों को तो तब पढ़ पाएंगे, अपनी लिटरेचर की बुक को हम तब पढ़ पाएंगे जब हमें व्याकरण का पूर्ण रूप से ज्ञान होगा। ठीक है ना? अगर आपको वो बुक पढ़नी ही नहीं आती, अगर आपको बुक की भाषा समझ में ही नहीं आती, तो क्या आप उसको पढ़ेंगे? तो पहले कभी भी जब हम हिंदी को पढ़ते हैं लिखते हैं तो उसके लिए हमें व्याकरण का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। आप स्कूल जाते हैं तो सबसे पहले आपको वर्ण लिखने सिखाए जाते हैं, आपको स्वर लिखने सिखाए जाते हैं, आपको व्यंजन लिखने सिखाए जाते हैं। कभी भी तुरंत नहीं कहा जाता कि आप कहानी लिखिए या आप इस चैप्टर को पढ़िए, आप इस कहानी को पढ़िए। छोटे बच्चों को कभी इस तरह से कहा जाता है जब छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं? नहीं कहा जाता है, क्योंकि उन्हें सबसे पहले व्याकरण का ज्ञान कराना होता है। यानी कि जब वो वर्णों को सीखेंगे, वर्णों में जब वो स्वर और व्यंजनों को अलग अलग करके सीखेंगे, जब वो स्वरों के महत्व को जानेंगे, जब वो स्वरों की मात्राओं को जानेंगे, जब वो व्यंजन के महत्व को जानेंगे, जब वो व्यंजन का उच्चारण स्वरों के साथ करना जानेंगे, तभी वो किसी चीज को पढ़ पाएंगे और लिख पाएंगे। इसीलिए जब भी एक छोटा बच्चा सबसे पहले स्कूल जाता है तो उसके लिए कौन सी बुक होती है? एक कलरफुल बुक होती है जिसमें स्वर और व्यंजन लिखे हुए होते हैं कि नहीं होते? जिसमें अ बहुत बड़े अक्षरों में अ लिखा होता है और अ के आगे एक अनार का चिन्ह बना होता है, एक अनार का फूल बना होता है। अ से अनार, आ से आम, छोटी ई से इमली, बड़ी ई से इक, छोटा ऊ से उल्लू, बड़ा ऊ से ऊन, री से ऋषि। तो यानी कि उनको एक तरह से उच्चारण करके भी बताया जाता है कि किस तरह से उन्हें पढ़ना है। ठीक है, तो यही है शुरुआत आपकी भाषा को पढ़ने की, भाषा को समझने की, भाषा को लिखने की और भाषा को जानने की। तो सबसे पहला जो आपका हिंदी में पॉइंट आता है वो है आपका वर्ण विचार। तो क्लास 6 में आप अभी है और क्लास 6 में आए हैं, आगे आपकी जो हिंदी है वो भी और ज्यादा टफ होनी है और सारी चीजें आपको यहाँ पर पढ़नी है। अब देखिए, अब आप जैसे कि मैंने आपको बताया, अब आप बड़ी क्लास में आ गए हैं, क्लास 6 में आ गए हैं, तो अब आप बड़े हो रहे हैं। तो धीरे धीरे क्या है कि आपकी पढ़ाई क्या होती है? टफ होती है, आपकी पढ़ाई इजी नहीं होती। तो उसके लिए आपको क्या करना है? एकदम से टफ चीज तो नहीं पढ़ेंगे, शुरुआत से अगर पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से सारी चीजें क्लियर होंगी और आगे कोई भी दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। तो देखिए, अब वर्ण हमने बचपन में पढ़े हैं, अ से अनार सबने पढ़ा है, कोई ऐसा बच्चा नहीं जो बिना अ से अनार पढ़े आज क्लास 6 में आया है। ठीक है ना? लेकिन क्या होता है कि हम फर्स्ट में आके फर्स्ट का पढ़ने लगते हैं, फिर सेकंड में आके सेकंड क्लास का पढ़ने लगते हैं, थर्ड क्लास में आके थर्ड का पढ़ने लगते हैं, फोर्थ में आके फोर्थ का, फिफ्थ में आके फिफ्थ में, और फिफ्थ का धीरे धीरे क्या होता है
अ से अनार तो हम भूल ही जाते हैं, और जो चीजें हमने वहां पर प्रॉपर तरीके से नहीं सीखी है, जो मात्राओं का ज्ञान, जो व्यवस्थित क्रम, जो उच्चारण हमने वहां नहीं सीखा है, अब वो गलतियां बनकर हमारे साथ चल रही है। अब हम उच्चारण भी उसी तरह से करते हैं जो हमने गलत सीखा है। अब वो मात्राओं का यूज भी हम वैसे ही करते हैं जो हमने सीखा है। अब हम लिखते भी वैसा ही है, अब हम पढ़ते भी वैसा ही है। तो इसीलिए यहाँ पर सबसे पहला हमारा टॉपिक आता है वर्ण विचार। तो वर्ण विचार देखिए क्या है। व्याकरण के अंग है यहाँ पर 3। तो व्याकरण क्या है ये मैंने आपको बता दिया, तो उसके अंगों को भी अब आप समझ पाएंगे। तो वर्ण विचार क्या होता है ये सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे, और आप लोग भी हेडिंग डालेंगे वर्ण विचार। वर्ण विचार क्या है देखिए, व्याकरण के इस अंग में, नोट कीजिए, व्याकरण के इस अंग में जो ये पार्ट होता है व्याकरण का, व्याकरण के इस पार्ट या इस अंग में वर्णों की बनावट, वर्णों की बनावट, वर्णों की बनावट और उच्च आकार या वर्णों की बनावट, भेद, आकार, उच्चारण, बनावट, भेद, आकार, उच्चारण आदि पर विचार किया जाता है। पर विचार किया जाता है। देखिए साफ और स्पष्ट तौर पर जो मैं आपको बोल रही थी वही चीज मैंने आपको लिख कर यहाँ पर दी कि वर्ण विचार जो है ये व्याकरण का एक ऐसा अंग है जहां पर वर्णों की बनावट, यानी कि कैसे आप वर्ण को बनाएंगे, क्या शेप होगा। अगर आप अ का उच्चारण कर रहे हैं, अगर आप अ की ध्वनि निकाल रहे हैं तो उसका क्या शेप होगा। जब आप छोटे होते हैं तो स्कूल में आपको अ लिखना कैसे सिखाया जाता है, आपको सिखाया जाता है 1/2 सर्कल, फिर से एक और हाफ सर्कल, फिर एक स्लीपिंग लाइन, फिर एक स्टैंडिंग लाइन, और फिर एक इस तरह से इसके ऊपर स्लीपिंग लाइन। तो इस तरह से आपको सबसे पहले अ लिखना सिखाया जाता है, यानी कि जब आप शुरुआत में स्कूल जाते हैं, ठीक है, आपको तुरंत नहीं कहा जाता बच्चों इस तरह से बनाओ अ, कभी नहीं कहते इस तरह से, क्योंकि यहाँ पर आपको प्रॉपर तरीके से वर्ण की बनावट, यानी कि उसका एक तरह से किस तरह से उसकी बनावट होती है, उसका भेद क्या है, ठीक है, यानी कि वो आपका स्वर है या व्यंजन है, ठीक है, उसका आकार क्या है, कितना आकार होगा, कैसा आकार होगा, उच्चारण किस तरह से करेंगे आ, फिर से आ लिखना सिखाया जाता है, 1/2 सर्कल, एक और हाफ सर्कल, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, फिर इस तरह से ऊपर स्लीपिंग लाइन, फिर एक और स्टैंडिंग लाइन। ये हो गया आ, ठीक है। इसी तरह से इ, ई, उ, ऊ, री, ए, आई, ओ, आउ, ये सारे शब्द आपको सिखाए जाते हैं शुरुआत में जब आप स्कूल जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया, यहाँ पर मैंने आपको बताया कि वर्ण विचार जो है इसमें आप व्याकरण के वर्ण जो होते हैं, व्याकरण के संग में आप वर्णों की बनावट, वर्णों के भेद। अब भेद क्या है, जब मैं ये पूरा टॉपिक आपको पढ़ाऊंगी वर्ण विचार, तो आपको यहाँ समझ आएगा भेद क्या होते हैं, यानी कि कितने टाइप्स के ये होते हैं, इनके कितने रूप होते हैं। जैसे मैंने बताया आपको, आपने पढ़ा होगा क्लास 5 से पहले भी पढ़ा होगा
या क्लास 6 में 5th में भी पढ़ा होगा कि हिंदी व्याकरण में टोटल 44 वर्ण होते हैं। देखिए अभी तो मैं केवल इसको पॉइंट वाइज यहाँ पर क्लियर कर रही हूँ, अभी ये पूरा एक टॉपिक है आपका, वर्ण विचार हिंदी में आपका पूरा एक टॉपिक है। उसके बाद आपका दूसरा आता है यहाँ पर शब्द विचार, दूसरा है शब्द विचार। अब शब्द विचार क्या होता है, ये भी व्याकरण का एक अंग है, ठीक है। तो शब्द विचार क्या होता है, फिर से वही लिखेंगे, व्याकरण के इस अंग में, व्याकरण के अंग में, अब देखिए यहां पर आपने क्या कहा था कि व्याकरण के इस अंग में वर्णों की, ठीक है। अब यहां पर चेंज हो जाएगा कि व्याकरण के इस अंग में शब्दों की, ठीक है। यहां पर क्योंकि शब्द विचार है तो शब्दों के बारे में हम यहां पर बात करेंगे, शब्दों की बनावट, शब्दों की बनावट, ठीक है। शब्दों की बनावट, उसके बाद भेद, कितने भेद होते हैं शब्दों के, उसके बाद उत्पत्ति। अब देखिए इसमें उत्पत्ति शब्द भी आती है कि ये शब्द कहाँ से उत्पन्न हुआ, कैसे बना ये शब्द, ठीक है। शब्दों के भेद, शब्दों की बनावट, शब्दों की उत्पत्ति आदि पर विचार किया जाता है, पर विचार किया जाता है। ठीक है, तो ये था शब्द विचार। उसके बाद तीसरा पॉइंट मैंने यहाँ पर आपको बताया था वाक्य विचार। अब देखिए शब्द विचार, वर्ण विचार में सबसे पहले वर्णों के बारे में जाना, क्योंकि वर्णों से ही शब्द बनते हैं। जब वर्णों को सार्थक और व्यवस्थित क्रम में लिखते हैं तो उससे क्या होता है, शब्द बनते हैं, और शब्दों का ही सार्थक और व्यवस्थित क्रम वाक्य कहलाते हैं, यानी कि वाक्य बनाते हैं। अब देखिए वाक्य क्या है, क्या वाक्य विचार में क्या आता है, तीसरा है वाक्य विचार। तो फिर से वही लाइन लिखेंगे, व्याकरण के इस अंग में, नोट डाउन कीजिएगा, व्याकरण के इस अंग में वाक्यों की रचना। अब की वाक्यों की रचना कैसे की गई है, ठीक है। वाक्यों की रचना, विश्लेषण, वाक्यों की रचना, विश्लेषण, भेद, ये कौन सा वाक्य है, ठीक है। ये सारी चीजें सीखेंगे आप। और दूसरी सबसे मेन बात, विराम चिन्ह छोटी क्लासेस में भी पढ़ाए जाते हैं, विराम चिन्ह। क्योंकि वाक्य हमें तभी समझ में आता है अच्छे से जब हमें उस पर लगे हुए विराम चिन्हों का पूर्ण ज्ञान हो, तभी हम वाक्य के अर्थ को पूरी तरह से समझ पाते हैं। आदि पर विचार किया जाता है। आपके विराम चिन्हों को पंक्चुएशन मार्क भी कहा जाता है। इंग्लिश में भी पढ़ते हैं आप, हिंदी में भी पढ़ते हैं, और छोटी क्लासेस में भी पढ़ते हैं विराम चिन्हों को, पंक्चुएशन मार्क। यानी कि ऐसे आपका जो विराम चिन्ह लगे हैं, कहाँ पर आपका कॉमा लगा है, कहाँ पर आपका पूर्ण विराम लगा है, कहाँ पर आपका प्रश्न चिन्ह लगा है, कहाँ पर आपका ब्रैकेट लगा है,
कहाँ पर आपका अर्ध विराम लगा है, इन सभी चीजों का आपको जब तक ज्ञान नहीं होगा, आप किसी भी वाक्य को बहुत अच्छे से नहीं पढ़ पाएंगे, बहुत अच्छे से उसके अर्थ को नहीं समझ पाएंगे। अब देखिए, क्लास 5th तक जो भी हो गया, सारी गलतियां माफ, क्योंकि क्लास 5th तक आप छोटे बच्चे कहलाते हैं। ठीक है, आप क्लास 6 में आ रहे हैं तो रीडिंग भी प्रॉपर होनी चाहिए, यानी कि आपको पता होना चाहिए कि ये वाक्य कैसा है, कौन सा विराम चिन्ह कहाँ पर प्रयोग किया जाता है। अब ये जो सारी चीजें मैं आपको बता रही हूँ ना, ये भी आपके व्याकरण में है, यानी कि आपको विराम चिन्हों को भी मैं पढ़ाऊंगी कि कौन सा विराम चिन्ह कहाँ पर किस तरह से लगाया जाता है, कैसे वहां पर कितनी देर के लिए रुकना होता है, अगर प्रश्न चिन्ह है तो उसका क्या अर्थ है, अगर कोष्टक है तो उसका क्या अर्थ है, अगर फुल स्टॉप है तो क्या अर्थ है। तो इस तरह से ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगी, लेकिन अभी हम यहाँ पर शुरुआत कर रहे हैं अपनी हिंदी की। तो अभी तक सबसे जो मेन चीजें हैं हिंदी में, वो है आपका व्याकरण, और व्याकरण के जो सबसे मेन 3 पार्ट्स हैं वो है आपका वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। तो सबसे पहले यहाँ पर, जैसे कि मैंने आपको बताया कि सबसे मेन होता है आपका वर्ण विचार, यानी कि सबसे मेन चीज है आपके वर्ण। अगर आपको वर्णों के विषय में ज्ञान नहीं है तो आपको व्याकरण का पूर्ण रूप से ज्ञान नहीं हो सकता है, आप व्याकरण को बहुत अच्छे से नहीं समझ सकते हैं। तो देखिए, अब सबसे पहले हमारी हेडिंग डलेगी वर्ण विचार। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पर हेडिंग डालेंगे वर्ण विचार, और ये सबसे महत्वपूर्ण पार्ट यहाँ से शुरू होता है। अब आपकी जर्नी यहाँ से शुरू होती है, आपकी नई क्लास की जो हिंदी है वो यहाँ से शुरू होती है। तो प्रॉपर जितना भी आप रोज यहाँ पर लिखते हैं, अभी क्या करूंगी मैं, जो आपको लास्ट सेशन में पढ़ाया वो सारी चीजें पहले आपसे सुनूंगी, उसके बाद नेक्स्ट में मैं आगे बढ़ूंगी। क्योंकि आप लोग क्या करते हैं, ना तो नोट डाउन करते हैं, ना ही घर से पढ़कर आते हैं, ना ही क्लास में कोई रिस्पॉन्स करते हैं। तो ऐसा लगता है कि बस आप घर से आए, यहाँ पर टीवी के सामने बैठे, कोई प्रोग्राम चल रहा था आपने देखा और आप घर चले गए। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है, जो भी लिख रहे हैं उसको साथ के साथ पढ़ना है। ठीक है, पढ़ाई वही अच्छी होती है, इकट्ठा करके नहीं कभी भी याद होता। अगर आप आज का लिखा हुआ आज ही याद करेंगे तो आपको क्या होगा, आगे जाकर बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा रटना नहीं पड़ेगा, चीजें आप साथ के साथ समझते जाएंगे और याद करते जाएंगे, तो ये आपके लिए बहुत इजी रहेगा। तो सबसे पहली हेडिंग डालिए वर्ण विचार। ये आप एक फेयर नोटबुक में लिख सकते हैं, ये फेयर नोटबुक बना सकते हैं, हिंदी व्याकरण की प्रॉपर अच्छी सी फेयर नोटबुक बनेगी। सबकी नोटबुक भी मैं चेक करूंगी, सब मुझे प्रॉपर इस तरह से अपने कैमरे के सामने मुझे नोटबुक दिखाएंगे। ठीक है ना, पूरी नई नोटबुक होनी चाहिए, अच्छे से कवर होनी चाहिए, फ्रेश पेज होना चाहिए, और बिल्कुल स्टार्ट करेंगे। यहाँ तक अभी तक आपने भले ही रफ नोटबुक में लिखा हो तो इसको भी फेयर करेंगे, और उसके बाद सबसे जो मेन आपकी हेडिंग होगी वो होगी वर्ण विचार। तो पहला आपका टॉपिक था भाषा, और भाषा के बारे में हमने यहाँ पर जाना। अब जो आपका मेन टॉपिक है वो है वर्ण विचार। ठीक है, तो आप चाहे तो इसको एक फ्रेश डेट के साथ भी लिख सकते हैं, और जो भाषा से संबंधित जो बातें लिखवाई थी उसको भी पहले पन्ने से आप स्टार्ट करेंगे। तो देखिए वर्ण, अब मैंने आपको बताया कि जब एक छोटा बच्चा होता है, जब वो बोलना सीखता है तो वो उसके मुख से बहुत सारी जो है ध्वनियां निकलती है। ठीक है, जब वो बोलना सीखता है, क्योंकि अभी उसने प्रॉपर तरीके से नहीं सीखा है, उसको ना तो मम्मा बोलना आता है, ना पापा बोलना आता है, ना खाना दे दो बोलना आता है, ना भूख लग गई बोलना आता है। तो वो क्या करता है, केवल और केवल कुछ ध्वनियों का उच्चारण अब से अपने मुख से करता है। और जैसे मैंने कहा कि अगर वो मम्मा बोलना चाहता है, क्योंकि वो सुनता है, वो फैमिली में रहता है, बच्चे का एक तरह से बच्चा ग्रो कैसे करता है, बच्चा कैसे बड़ा होता है, बच्चे की एक तरह से उसका सामाजिकरण जब होता है तो वो ये सारी चीजें सीखता है। वो जब थोड़ा सा बड़ा होता है वो देखता है मेरी फैमिली में मेरी बुआ भी है, मेरे चाचा है, मेरे पापा है, मेरी मम्मा है, मेरे दादा है, और वो सब आपस में कैसे कैसे बात कर रहे हैं। कभी कभी आपने देखा होगा
कि छोटे बच्चे क्या करते हैं, अगर उनकी मम्मी को कोई ताई जी बोल रहा है तो वो अपनी मम्मी को भी ताई जी बोलते हैं, क्योंकि उन्हें नहीं पता, वो सुनकर सीख रहा है। इस टाइम पे वो क्या कर रहा है, सुनकर सीख रहा है। अगर उसकी मम्मी को कोई चाची बोल रहा है तो वो खुद भी चाची बोलता है, क्योंकि उस टाइम पे उसको नहीं पता कि क्या बोलना है, वो केवल जो सुनेगा वही बोलेगा। तो जब हम छोटा बच्चा होता है उसको पहले सिखाते हैं कि मम्मा बोलो, मम्मा बोलो, पापा बोलो, पापा बोलो, तो वो क्या करता है, कुछ ध्वनियां निकालता है, मम 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 मम। इन्हीं ध्वनियों का लिखित रूप, अगर हम इसको इस तरह से, ठीक है, तो इन्हीं ध्वनियों का लिखित रूप वर्ण कहलाता है। इन्हीं ध्वनियों का लिखित रूप वर्ण कहलाता है, यानी कि भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण। अब उसने भाषा सीखना अभी शुरू नहीं किया है, वो कुछ ध्वनियां निकाल रहा है और उन्हीं ध्वनियों का लिखित रूप है वर्ण। तो ये क्या हुई, भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण। ठीक है, तो इसको टॉपिक को हम यहाँ पर शुरू करेंगे। तो जैसे मैंने यहाँ पर आपको कहा कि अलग अलग ध्वनि चिन्हों के लिए, अलग अलग ध्वनियों के लिए कुछ चिन्ह जो है निर्धारित होते हैं, कुछ चिन्ह फिक्स होते हैं कि अगर माँ की ध्वनि है तो उसके लिए किस तरह का ध्वनि चिन्ह बनेगा, प की ध्वनि है तो कुछ अलग से ध्वनि चिन्ह बनेगा। ठीक है, तो इसकी परिभाषा क्या होगी, इसकी परिभाषा क्या होगी। भाषा की सबसे छोटी इकाई, छोटी इकाई, और साथ ही यहां पर हम लिखेंगे जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते, जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते, सकते क्या होता है, उसे वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे वर्ण कहते हैं। तो ये आप नोट डाउन कर लीजिए, और बाकी का जो हमारा टॉपिक है उससे हम आगे कंटिन्यू करेंगे, और साथ में जितना भी पढ़ाया है उसको घर पर एक बार जरूर रिवाइज करें और उसको अच्छे से एक बार समझ ले, और एक न्यू नोटबुक जरूर बनाएं और उस पर अच्छे से कवर करें, और बहुत सुंदर हैंडराइटिंग में ये पूरा वर्क उतारें। पूरी यहाँ पर आपकी कॉपी भी चेक की जाएगी और सारी चीजें अगले दिन आपसे पूछी भी जाएंगी, तो घर पर इसको एक बार जरूर रिवाइज करें। आज का सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है, हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।